मेरा नाम रमा है। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया। मैं कितनी उम्मीदों से यहाँ पर विदा होकर आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी आने वाली जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने वाली है। हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। मेरे साथ शादी के नाम पर एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था, जो कि शायद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मेरे साथ किया था। मैं काफी देर से भगवान के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी। मेरा दुख इतना बड़ा था कि मुझे रातों को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। मैं शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी लड़कियों जैसी जिंदगी गुजार रही थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे वो प्यार नहीं मिल सका था जो एक पत्नी को अपने पति से मिलता है, और ना ही मुझे इस घर में बहू होने का हक मिल सका था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दवाई खाकर सो गई। दवाई में एक नींद की गोली भी थी, जिसे खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। नींद इतनी ज्यादा गहरी आएगी, मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं काफी हफ्तों से रातों को जाग रही थी। दिन भर भी मुझे नींद नहीं आती थी। आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहते थे। अगले दिन दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे अपनी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को जगाने की कोशिश की। मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। बार बार मेरा मोबाइल बज रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कॉल करके बात कर लूं। और फाइनली हिम्मत करके मैंने कॉल देखी तो मेरी एक फ्रेंड की कॉल थी। मैंने उससे बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करने की कंडीशन में नहीं थी। मैं खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी और कमरे के चारों तरफ घबराई हुई नजरों से देख रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। हालांकि दोपहर का टाइम था तो मुझे खाना खाना चाहिए था, लेकिन चाय की बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी। क्या करूं, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद मैं अपने ही घर में बने हुए मंदिर में बैठ गई। भगवान के आगे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करने लगी। वही प्रार्थना जो कि मैं हर रोज भगवान के आगे बैठकर करती थी। मेरा यही काम था कि मैं नहा धोकर अपने काम से निपटकर भगवान के आगे बैठ जाती थी, ताकि वो मेरी प्रार्थना को सुन सके। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई डरावना सपना देखा है। फिलहाल मैं रो रो कर अपने भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा पति वापस आ जाए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ना तो मैं सुहागन थी और ना ही मैं अभागन थी। मेरे होठों पर एक ही प्रार्थना होती थी और मैं इसी प्रार्थना को बार बार मांगती रहती थी। मैं पूजा करके अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था और ना ही मुझे किसी से बातचीत करना अच्छा लगता था। मैं बस अपने कमरे से ही मतलब रखती थी। मैं अपने कमरे में आई ही थी कि अचानक मुझे बराबर वाले कमरे से कुछ आवाजें आना शुरू हो गईं। मैं चौंक सी गई थी। मैंने दीवार से कान लगाए तो वहां से मेरी ही आवाज आ रही थी। ये कैसे हो सकता था? मैं तो खामोश बैठी हुई थी। फिर कौन थी जो मेरी ही आवाज में बोल रही थी? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। ये बराबर वाला कमरा मेरे ससुर का था और मेरे ससुर के कमरे में तो कोई आता जाता भी नहीं था। कुछ देर बाद ये आवाज आना बंद हो गई थी और मैं परेशान होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। इसी तरह से सोच विचार करते हुए दिन गुजर गया। लेकिन फिर से रात हुई और रात के टाइम पर भी मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। नींद तो वैसे भी मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब जबकि आज एक ही दिन में 2 बार मुझे कुछ शक सा हुआ था, तो अब मेरे दिल में डर बैठ गया था कि मेरी जैसी आवाज भला कौन निकाल रहा है। इसी तरह से लगभग सुबह के 5 बज चुके थे। अब मैं बिस्तर पर लेटे लेटे थक गई थी। मैं उठी और कमरे से बाहर निकलकर अपने लिए चाय बनाने जाने लगी। मैंने अपने ससुर के कमरे की तरफ देखा तो उनके कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं ना चाहते हुए भी उनके कमरे की तरफ बढ़ी और हल्के से दरवाजा खोला तो वहां मेरे ससुर गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने शर्मिंदा होकर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया और नौकरानी को जगाया। उससे कहा कि वो मेरे लिए चाय बना दे। सारा दिन मैं इसी सोच विचार में रही थी कि आखिर वो सब क्या था। दोपहर के टाइम पर घर में काफी सारे मेहमान आ गए थे। वो सब मेरी सास और ससुर से मिलने के लिए आया करते थे। मेरे ससुर मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे सास ससुर के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही बड़ी थीं।
मेरी एक जेठानी थी, उनकी फैमिली दूसरे घर में रहती थी और एक छोटा देवर था जो कि मेरी जेठानी के साथ ही रहता था। उसका नाम प्रशांत था और इसके आगे सोचते हुए तो मेरी आत्मा तक कांप जाती थी। मैंने इस बात को इग्नोर किया और फ्रेश होने के लिए चली गई। मेरी सास को तो हमेशा गांव की औरतें ही घेरे रहती थीं, क्योंकि हमारे गांव में मेरी सास का बहुत नाम था और मेरी सास गांव के लोगों की बहुत मदद करती थी। बड़ी बड़ी पंचायतों में भी उन्हें सुलह करवाने के लिए बुलाया जाता था, जबकि पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं कोई काम तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे घर के नौकरों पर नजर रखने का हुक्म दिया गया था। इस पूरे गांव में मेरी सास की इज्जत मेरे ससुर से ज्यादा की जाती थी और पूरा गांव मेरी सास के फैसले के मुताबिक चलता था। सुबह जब मेरी मुलाकात मेरे ससुर से हुई तो मैंने उन्हें देखा तो मेरी नज़र मेरे ससुर की आंखों पर पड़ गई। मेरे ससुर की आंखें बहुत लाल हो रही थी, जैसे कि वो सारी रात जागते रहे हों। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और वहां से जल्दी से अपने कमरे में आ गई थी। मेरे सास ससुर दोनों में ही हमेशा ना जाने किस बात का झगड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे और वो दोनों ही अलग अलग कमरों में रहते थे। मैं ऊपर वाले पोर्शन पर रहती थी और मेरे कमरे के बराबर वाला कमरा ही मेरे ससुर का था। नीचे मेरी सास और मेरे देवर का कमरा था, जो कि कभी कभी हमारे घर पर आ जाते थे। मुझे वो आवाज़ जो रात को अपने ससुर के कमरे से आती हुई महसूस हुई थी, मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि ध्यान रखूंगी कि वो आवाज़ मेरी ही होती है या फिर किसी और की है, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास के अलावा तो कोई औरत भी नहीं थी। नौकरानियां थी, लेकिन वो तो किचन में सो जाती थी या फिर उनके लिए एक अलग से क्वार्टर बना हुआ था तो वो वहां चली जाती थी। मगर मेरे ऊपर वाले पोर्शन पर तो सिर्फ मेरे ससुर जी अपने कमरे में अकेले सोया करते थे। मुझे आज रात का इंतजार था। मेरी आदत थी कि मैं शाम के टाइम की चाय हमेशा ही अपने घर की छत पर जाकर पिया करती थी। वहां बैठकर मुझे डूबते सूरज को देखना बहुत पसंद था। आज भी मैं वहीं बैठी चाय की सिप ले रही थी और अपनी ही सोच विचारों में खोई हुई थी। तभी अचानक मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पायल पर पड़ी। वो यकीनन मेरी ही पायल थी। मैंने झट से अपना पैर देखा तो मेरे पैर में एक ही पायल थी। ये यहाँ कैसे आई? मैं हैरत से अपनी पायल को देखने लगी। तभी मेरी नज़र छत पर पड़ी टूटी हुई चूड़ियों पर पड़ी। मैंने अपनी कलाइयों को देखा, जहाँ वही लाल रंग की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और मेरी कलाइयों से 2 चूड़ियाँ गायब थी। मैं हैरान रह गई थी ये सब कुछ देखकर। मैं तो अभी यहाँ पर आई थी और ये चूड़ियाँ तो मैंने कल रात पहनी थी, जो कि 12 थी। मेरी आदत थी कि मैं कुछ न कुछ सोचते हुए अपनी चूड़ियों को गिनती लगाती रहती थी। अब अंधेरा होने लगा था। मैंने वो चूड़ियों के टुकड़े उठाए और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए थे। मेरी नज़र चूड़ियों के बिल्कुल पास गिरी हुई सिगरेट के टुकड़े पर पड़ी। मैंने आंखें फाड़ कर देखा तो वो इसी ब्रांड की थी जिसे मेरे ससुर पिया करते थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मुझे डर लगने लगा था कि कहीं कोई मुझे देख न ले। किसी ने देख लिया तो मेरी इस घर में कितनी इज्जत रह जाएगी। ये देखकर कोई भी समझ जाएगा कि रात को मैं और ससुर यहाँ पर थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया और भागती हुई मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत मेरे पीछे लगा हुआ हो। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मैं खुद पर कंट्रोल न रख सकी और नीचे उतरते हुए अचानक मेरी टक्कर मेरे ससुर से हो गई। मेरे ससुर ने मुझे उलझकर कहा, क्या हुआ बहू? मैं एक झटके से उनसे दूर हो गई और कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर कहीं भी टहल सकता हूँ, लेकिन तुम छत पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं चाय पीने आई थी। मैं ये बात कहने के बाद भागती हुई अपने कमरे की तरफ आ गई। मैंने देखा था कि मेरे ससुर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे उनकी यह हरकत पसंद नहीं आई थी। उनका इस तरह से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं अपने कमरे में आई तो मुझे एक अजीब सी स्मेल आती हुई महसूस हुई थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा नाक पर लगा लिया। वो स्मेल ऐसी थी जैसे कोई जल रहा हो। वैसे तो मुझे अपने कमरे के अंदर कोई धुआं वगैरह नजर नहीं आ रहा था, मगर वो स्मेल किसी चीज़ के जलने की ही थी। मैं बाहर निकल कर आई और अपनी नौकरानी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। फिर नौकरानी भागती हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ भाभी जी? मैंने उससे हाँफते हुए पूछा, देखो मेरे कमरे से अजीब तरह की कुछ जलने की बदबू आ रही है। नौकरानी घबराकर कमरे की तरफ भागी। बदबू से मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था। इसी टाइम मेरे ससुर मेरे पास आए और कहने लगे, ये कैसा शोर मचाया हुआ है? वो मेरे चेहरे पर नज़र जमाकर पूछने लगे। मुझे उनका इस तरह से देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
मैंने अपना रुख फेर कर कहा कि मेरे कमरे में अजीब कुछ जलने की बदबू आ रही है। वो कुछ हैरान होकर मेरे कमरे के अंदर गए और मैं भी उनके पीछे जाने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई बदबू नहीं आ रही है, बल्कि परफ्यूम की खुशबू फैली हुई है। उन्होंने फिर से उलझते हुए मुझे देखा और कहा कि तुम्हें ये बदबू लग रही है। मैंने कहा हाँ। दिल ही दिल में मुझे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लगातार मेरी तरफ देख देख कर हंस रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे इस बात पर हुई जब नौकरानी ने भी वही बात कही जो मेरे ससुर कह रहे थे। वो भी यही कहने लगी, भाभी जी, आपके परफ्यूम की बोतल शायद फर्श पर गिरकर टूट गई और वो बिल्कुल खाली है। कमरे में भी इसी की खुशबू फैली हुई है। वो परफ्यूम की टूटी हुई शीशी दिखाते हुए मुझे बता रही थी, जबकि वो परफ्यूम की खुशबू नहीं बल्कि किसी चीज की बदबू थी और इस बदबू से मेरे दिमाग में दर्द हो रहा था। मेरे ससुर मेरे कमरे से चले गए थे। मैंने गुस्सा होते हुए नौकरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नौकरानी को डांट ही रही थी, इतनी ही देर में मुझे उल्टी आने लगी और मैं फौरन बाथरूम में भाग गई। जो खाया पिया था सब निकल गया था। अब मेरे सर का दर्द भी कुछ कम हो गया था। मैं बाथरूम से बाहर निकली तो अब काफी हद तक बदबू खत्म हो चुकी थी और परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। मैंने घबराकर अपने कमरे के चारों तरफ देखा, मगर वहां पर तो कोई भी नहीं था। मगर मुझे एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे किसी ने मेरे फोटो खींची हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी सास भी कहीं शादी में गई हुई थी और इस घर में सिर्फ मेरे ससुर थे। मुझे नौकरानी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने मेरे ससुर के सामने मेरी बात को झुठला दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं रात का खाना खाए बिना ही सो जाऊंगी। मैं काफी देर तक बिस्तर पर बैठी हुई सोचती रही कि आखिर मेरी पायल और चूड़ी छत पर क्या कर रही थी और वो सिगरेट का टुकड़ा। ये सब कुछ सोच सोच कर मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और ठीक रात के इस टाइम पर मुझे मेरे ससुर के कमरे से आवाजें आने लगी। वो मेरे ही हंसने की आवाज थी, जिसमें मैं किसी से बातें कर रही हूँ। अब मैंने ना कुछ सोचा और ना समझा। मैं फौरन ही अपने ससुर के कमरे में चली गई थी, मगर वो तो गहरी नींद में सोए हुए थे और वहां पर कोई लड़की भी नहीं थी और ना ही किसी तरह की कोई आवाज आ रही थी। मैं पलटने ही वाली थी कि अचानक से मेरा पैर किसी नुकीली चीज पर पड़ा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दर्द को सहा और कोई आवाज ना निकाली। मैंने झुककर देखा तो मैं दंग रह गई थी। वो मेरे कान की बाली थी। मैंने हैरान होकर अपने कानों को हाथ लगा लिया तो मेरे कान से एक बाली गायब थी। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा, जो अपने बिस्तर पर बड़ी आराम से सोए हुए थे, और फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी अभी गिरी हो जब मैं वहां गई थी तब। फिर मैंने सोचा कि हाँ, अभी गिरी होगी। मैंने खुद को यकीन दिलाया। ठीक इसी वक्त फिर से मुझे अपनी ही आवाज दोबारा से सुनाई देने लगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था और मैं फिर से बाहर आ गई और ससुर के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि मैंने देखा उनके कमरे का दरवाजा तो लॉक था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं यहाँ आई थी तो दरवाजा खुला हुआ था। अब ऐसा ही हर रोज होने लगा था। मैं धीरे धीरे पागल होती जा रही थी और डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। किसी से इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल था। डर, गम और गुस्सा मेरी आदत में शुमार होने लगा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब मेरे ससुर किसी काम से शहर गए हुए थे तो मैंने उनके कमरे में खूब तलाशी ली, मगर मुझे वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर मैं शक कर सकती। लेकिन उनकी अलमारी के नीचे मुझे अपना दुपट्टा नजर आया। अब तो मैं सब कुछ समझने लगी थी, लेकिन ये सब मेरी समझ से बाहर था। क्या मैं रात को अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ? मैंने खुद से ही सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे बेहोश करके। इसके आगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे दिल और दिमाग में हलचल शुरू होने लगी थी। एक अनदेखा सा डर मुझे अपने शरीर में महसूस होने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया हो? ये सवाल मुझे जीने नहीं दे रहा था। अगर किसी ने मुझे मेरे ससुर के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर जगह लड़की को ही गलत समझा जाता है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी और अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी थी और बैठकर मैं अपनी शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे याद था जब मैं प्रशांत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्रशांत और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हम दोनों सारी सारी रात फ़ोन पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे। उस टाइम मैं 20 साल की थी और पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों चाहते थे कि अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपनी फैमिली को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी।
फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। हम दोनों को उम्मीद थी कि हमारे पेरेंट्स जब हम दोनों के अफेयर के बारे में सुनेंगे तो खुशी खुशी हमारी शादी कर देंगे, क्योंकि मेरे पापा और मेरे ससुर आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एक दिन अचानक प्रशांत की फैमिली हमारे घर पर आ गई। उन दिनों प्रशांत दूसरे शहर में किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। प्रशांत की मम्मी ने मेरी मम्मी से कहा कि हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। मुझे लगा कि वो मेरा रिश्ता प्रशांत के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरे मम्मी पापा को इस बात से कोई एतराज नहीं था। प्रशांत की मम्मी ने फौरन ही मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी और कहा कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं खुश हो गई थी कि मेरी शादी प्रशांत के साथ होने वाली है। उस दिन ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए मैंने जैसे ही प्रशांत को कॉल की तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि प्रशांत का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने काफ़ी दिनों तक लगातार प्रशांत को मैसेजेस और कॉल्स किए। उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ जाता रहा और उसने पलटकर मुझे नहीं देखा। वो जिस काम से दूसरे शहर गया हुआ था वहाँ से भी वापस नहीं आया था। मैं परेशान रहने लगी थी कि न जाने प्रशांत को क्या हो गया। अभी मैं इस परेशानी से बाहर नहीं निकली थी कि मुझे पता चला कि मेरी शादी प्रशांत के साथ नहीं बल्कि उसके बड़े भाई आनंद के साथ हो रही है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपने माता पिता से कह दिया कि मैं प्रशांत से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप मेरा रिश्ता इसी घर में करना चाहते हैं तो मेरी शादी प्रशांत के साथ कर दो। मेरे पेरेंट्स ने फौरन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए आनंद का रिश्ता लेकर आई थी, और दूसरी बात ये कि हमें प्रशांत पसंद नहीं है। प्रशांत की अभी कोई नौकरी भी नहीं है, जबकि आनंद का तो विदेश में बहुत अच्छा बिजनेस है। वो विदेश में इतने बड़े बिजनेस को अकेला ही संभाल रहा है, और प्रशांत है कि अभी तक अपना बिजनेस सेट ही नहीं कर पाया। मैंने अपनी मम्मी पापा से जिद की कि मैं तो प्रशांत से ही शादी करूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और कहा कि अगर तुमने ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम दोनों पति पत्नी जहर खाकर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी बेइज्जती करवाओ। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, और इधर प्रशांत था कि मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। उसका कोई अता पता ही नहीं था। इसी तरह से मेरी शादी जल्दबाजी में ही आनंद के साथ हो गई। प्रशांत अपने भाई की शादी में भी नहीं आया था। मेरी शादी के एक हफ्ते बाद जब वो घर आया तो मेरे साथ अजनबियों के जैसा बिहेव करने लगा। वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मुझे जानता ही नहीं है। वो आया तो अपने घर था, लेकिन आने के बाद वो अपना सामान पैक करके अपने बड़े भैया भाभी के घर रहने के लिए चला गया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि न जाने प्रशांत को क्या हो गया था। उधर मेरा पति आनंद, जो शादी के 2-3 दिन बाद ही मुझे छोड़कर चला गया, उसका कहना था कि मैं तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। सिर्फ अपने माता पिता के कहने से ही कर ली। उनकी खुशी की खातिर शादी तो हो गई है, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस घर में आने के बाद दुखों का शिकार हो गई थी। चारों तरफ से दुखों ने मुझे घेर लिया था। जिसकी मैं पत्नी थी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, और जिससे मैं प्यार करती थी उसके साथ मेरी शादी नहीं करवाई गई थी। न जाने मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। उनके दोनों बेटे ही मेरी तरफ से बदगुमान हो गए थे। अब जैसा भी था, मेरी तो शादी हो चुकी थी और मुझे हकीकत को एक्सेप्ट करना ही था। इसलिए मैं हर रात प्रार्थना करती हूँ कि आनंद मुझे एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने विदाई के टाइम पर मुझसे कह दिया था कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छे परिवार में कर रहे हैं, इसलिए कभी भी लड़ झगड़ कर हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो मेरे असल हक की कमी थी। मुझे यहाँ पर अभी तक पत्नी होने का हक नहीं मिला था। प्रशांत रहता तो इसी शहर में है, अपने भैया भाभी के घर, लेकिन जब से मैं उसके भाई की पत्नी बनी हूँ वो अपने घर पलटकर कभी नहीं आया। न जाने वो मुझसे किस बात पर नाराज़ है। वो मुझे कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं है। इतनी तकलीफ और इतनी परेशानी शायद ही किसी ने झेली होगी जितनी कि मैं झेल रही थी। मैं अपनी सास से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो बहुत सख्त बिहेवियर की औरत थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था, और फिर उनको इतना टाइम भी तो नहीं होता था कि वो घर वालों के साथ बैठकर थोड़ी देर बात कर सकें। वक्त गुजरता चला गया था, और इसी तरह से देखते ही देखते मेरी शादी को 2-3 महीने हो गए थे। ना तो मेरे पति ने पलटकर मुझे देखा था, और ना ही इस घर में किसी को मेरी फिक्र थी। मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं अपने पति से शादी करके यहाँ पर आई थी। इस घर में चारों तरफ खामोशी सी छाई रहती थी। मुझसे बातचीत करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं था।
इतने लोगों के होते हुए भी इस घर में मैं किसी को अपना नहीं समझ सकती थी। वैसे तो यहाँ मेरे सास ससुर और बहुत सारे नौकर भी थे, लेकिन ये सारे हालात सिर्फ मेरे लिए थे। मुझे बस हमेशा यही लगता था कि प्रशांत एक दिन मेरे करीब आएगा और मुझे अपने सीने से लगाकर कहेगा कि रमा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे ऐसा लगता था जैसे प्रशांत मेरे आसपास ही है। मैं जानती थी कि ये मेरा वहम है। मैंने दुखी दिल के साथ इस बात को इग्नोर किया। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि काश ऐसा होता कि जिस तरह से सूखे फूलों को डायरी में कैद कर लिया जाता है, इसी तरह से यादों को भी किसी किताब में बंद कर दिया जाता और जब दिल उदास हो तो रात को आराम से उन्हें पढ़ा जाए। आज मेरा दिल बहुत उदास था, इसलिए मैं रात के इस टाइम पर गार्डन में टहलने के लिए चली गई थी और ठंडी ठंडी घास पर नंगे पैर टहल रही थी। मैं बड़ी हसरत से चारों तरफ देख रही थी। मुझे प्रशांत की याद आज बहुत ज्यादा आ रही थी। कहने को तो आनंद मेरा पति था, लेकिन मैंने मोहब्बत हमेशा प्रशांत से ही की थी। मैं टहलते हुए प्रशांत के साथ गुजारे हुए वो वक्त याद कर रही थी जब मैं चोरी चुपके प्रशांत से मिलने के लिए पार्क जाती थी और वहां पर इसी तरह से ठंडी ठंडी घास पर हम दोनों नंगे पैर टहलते हुए एक दूसरे के गले में बाहें डालकर खूब हंसी खुशी बातें करते थे। पुरानी बातों को याद करके अचानक मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इस टाइम मुझे अपने पीछे किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने अपने दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया था। शायद हवा का एहसास मुझे छूकर गुजरा था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां पर सफेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ था और उसके हाथ में शायद कोई जलती या बुझती हुई मोमबत्ती थी। मेरे मुंह से अचानक जोरदार चीख निकली और मैं डर के मारे वहीं पर गिरती चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे अपना होश न रहा था और जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही कमरे में थी। हमारे घर की नौकरानी चंपा, जो मेरी खास नौकरानी थी, वो मेरे करीब बैठी रोई जा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं झट से उठकर बैठ गई थी और उससे कहा कि क्या हुआ चंपा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसे हैरत से देखा तो वो मुझे होश में देखकर चिल्लाते हुए बाहर निकल गई और साहब जी चिल्लाने लगी। कहने लगी, रमा भाभी जी को होश आ गया। मैं उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी मैंने जिसे अंदर आते हुए देखा, उसे देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो आज भी वैसा ही था, हल्की सी दाढ़ी, गोरा सा रंग और बहुत ही प्यार भरा चेहरा, जिसे मैं आज तक प्यार करती हूँ। मैंने चौंक कर कहा, प्रशांत तुम? प्रशांत भी मुझे हैरानी से देख रहा था और धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो मेरे करीब आने लगा था। कहने लगा, लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है भाभी। वो ताने देते हुए अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा और मैं उसकी बात पर घबरा सी गई थी। मैंने उससे कहा, नहीं, तुम्हारा अपना घर है, भला मैं तुम्हें तुम्हारे घर में कहीं आने जाने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? उसने चंपा की तरफ देखकर कहा, चंपा, डॉक्टर ने जो भाभी के लिए दवाइयाँ दी हैं वो याद से इन्हें खिलाती रहना। प्रशांत के शब्दों में सख्ती साफ नजर आ रही थी। चंपा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मैं हैरान थी और मैंने कहा कि कौन सी दवाइयाँ? मैंने चंपा की तरफ देखकर कहा। इतनी ही देर में प्रशांत लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। चंपा ने मुझे बताया कि भाभी जी, कल रात आप जब गार्डन में टहल रही थी तो बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसी टाइम पर छोटे साहब घर आ रहे थे और उन्होंने आपको गार्डन में पड़े बेहोश होते हुए देख लिया, तो वो आपको गोद में उठाकर यहाँ तक ले आए थे और उसी टाइम वो अपनी गाड़ी में डालकर आपको अस्पताल ले गए थे। मैं चंपा की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। अब मुझे याद आने लगा था कि कल रात मैं गार्डन में टहल रही थी और जैसे ही मैंने किसी की आहट सुनी तो पीछे पलटकर देखा, कोई मेरे पीछे हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़ा हुआ था। ये सारी बात मैंने चंपा को बताई तो वो भी डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा कि जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। चंपा पहले से ही बहुत ज्यादा डरपोक थी। मेरी ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा डरने लगी थी। मैं पछता रही थी कि मैंने उसे क्यों बताया, मगर कल रात जो हुआ था वो सब मेरा वहम नहीं था और अब ये सोच सोचकर मुझे तसल्ली हो रही थी कि प्रशांत मुझे खुद उठाकर यहाँ लाया था। इसका मतलब कि उसके दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत है, उसे मेरी फिक्र थी। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उस वक्त उसे क्या हो गया था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की थी और जब अपने भाई की शादी पर उसकी और मेरी मुलाकात हुई तो वो इस तरह से अनजान बन गया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी
कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस बात से प्रशांत मुझसे नाराज है और ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक चंपा ने मुझे आवाज लगाई तो मैं एकदम से होश में आ गई। अब प्रशांत हमारे घर में ही रहने लगा था और मुझे ताने मारने की वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। मुझे प्रशांत की बातें जहर लगती थी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। न जाने प्रशांत मुझे किस बात का कसूरवार ठहरा रहा था। मेरी सास ने कहा था कि मैं उसके लिए लड़की तलाश करूं और प्रशांत मुझे सबके सामने भाभी भाभी कहकर चिढ़ाता रहता था। प्रशांत बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, मगर मैं उसकी कसूरवार नहीं थी। उल्टा वही मैदान छोड़कर भाग गया था। ये सारी बातें मेरा जीना दुश्वार कर रही थी। रात हो चुकी थी, अब सब लोग सो चुके थे। फिर से वही आवाज मेरे ससुर के कमरे से आने लगी थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे से निकलकर टहलती हुई अपने ससुर के कमरे तक पहुंच गई थी। मैंने देखा कि आज मेरे ससुर अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उनके कमरे में चारों तरफ देख रही थी। तभी अचानक मेरी नजर उनके कमरे में लगे हुए शीशे पर गई। इस शीशे के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। मैं जैसे ही शीशे के करीब गई और मैंने शीशे को छुआ तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि शीशा मेरे छूते ही एक साइड को हो गया था और सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये एक दरवाज़ा था और दरवाजे के ऊपर बड़ा सा शीशा लगाया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर कमरे का दरवाज़ा बना हुआ है। मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहाँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि दीवार पर लगे टीवी पर वीडियो चल रही थी जिसमें मैं प्रशांत के करीब बैठी हुई हंस रही थी और उससे बातें कर रही थी। मुझे याद आया कि प्रशांत के एक फ्रेंड ने उसके लिए अमेरिका से डिजिटल कैमरा भेजा था और जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो हर टाइम मेरी वीडियो बनाता रहता था और हर मोमेंट के फ़ोटो क्लिक करता रहता था। मैं उसकी इस आदत से बहुत तंग थी, लेकिन वो बाज नहीं आता था क्योंकि प्रशांत की आदत बहुत हंसी मजाक करने वाली थी। उसने न सिर्फ मेरी बल्कि हम दोनों के साथ बीते हुए अच्छे बुरे सारे पल की वीडियोस बनाई हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत बातें करते थे। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने देखा कि दीवार पर लगी हुई एलईडी ऑन थी। इस कमरे में आज मेरे ससुर भी नहीं थे। मैं जल्दी से भागती हुई नीचे प्रशांत के कमरे में गई ताकि इस वीडियो को उससे डिलीट करवा सकूं, क्योंकि अब इस वीडियो को रखने का कोई फायदा नहीं। अगर ये सब मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो वो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। पहले ही मैं इस घर में काफ़ी सारी परेशानियां झेल रही हूँ, अब मैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहती। मैं जैसे ही प्रशांत के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि प्रशांत जाग रहा था और उसके हाथ में एक रिमोट था। मैंने प्रशांत से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था कि भला वो क्या करना चाहता है। उसने मुझे खुद तो एक्सेप्ट नहीं किया, क्या अब वो मुझे इस घर में भी नहीं रहने देना चाहता। मैं उसके करीब चली गई। मुझे देखकर वो कहने लगा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, प्रशांत। आज उसकी आंखों में पुरानी वाली चमक मुझे नजर आ रही थी। मैंने उससे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो प्रशांत? वो कहने लगा, क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? मैंने कहा, प्रशांत, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुमने ससुर जी के कमरे में वो टीवी लगवाया हुआ है और उस पर वीडियो चलाते हो। जब मुझे अपनी आवाज़ आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम मुझे ये सब कुछ परेशान करने के लिए ही तो कर रहे हो। इस बारे में अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो लोग मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। कभी तुम मेरी पायल छत पर छोड़ आते हो, कभी मेरी बाली तुम अपने पापा के कमरे में छोड़ देते हो। ये कहकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था, मगर आज मैं प्रशांत से वजह पूछना चाहती थी कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बड़ी हैरानी से मेरे आंसू बहते हुए देख रहा था। कहने लगा, तुम रो रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता रमा। उसके होठों से अपना नाम सुनकर मैं और भी ज्यादा तड़प कर रोने लगी थी। वो मुझे रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, पागल लड़की, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी बात पर मैंने अचानक ही अपना सर उठाकर देखा। आज मेरे सामने वही प्रशांत था जो मेरी शादी से पहले हुआ करता था। वो बहुत ज्यादा सैड होकर बातें कर रहा था, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। मैंने उससे कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उससे शिकवा किया तो वो कहने लगा, रमा, मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया। तुम्हें पता है कि हम दोनों की मोहब्बत कितनी पुरानी है और मैं तुम्हारी आवाज़ सुने बिना सोता तक नहीं था। मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी। मुझे बताया गया था कि जब मेरी माँ तुम्हारे घर मेरे लिए रिश्ता लेकर गई
तो सब लोगों की मर्जी यही थी कि बड़े होने के मुताबिक आनंद भैया की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। और जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे पूछा कि तुम आनंद से शादी करने के लिए तैयार हो, तो तुम फौरन राजी हो गई और तुमने कहा कि मैं आनंद से प्यार करती हूँ। ये सारी बातें मुझे मेरी माँ ने बताई थी, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि तुम्हारा रिश्ता आनंद भैया के साथ पक्का हो गया, तो मैंने माँ से शिकायत की थी और कहा था कि आप रमा का रिश्ता आनंद भैया के लिए लेकर क्यों गई। मैं रमा से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ ने भी तुम्हें आनंद भैया के लिए पसंद किया, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और आनंद भैया को हमेशा से ही खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पसंद है। माँ ने अपने बड़े बेटे की खुशी देखते हुए छोटे बेटे की खुशियों को दफन कर दिया था। ऐसा सिर्फ तुम्हारी खातिर हुआ था, क्योंकि तुमने भी आनंद भैया से शादी करने के लिए हामी भर ली थी। मुझे माँ की सारी बात सुनकर तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और मैंने फिर दोबारा तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और फिर अपने नंबर को स्विच ऑफ कर दिया और सोचा कि एक बार फिर तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करूँगा, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे सिर्फ लड़कियों के खूबसूरत जिस्म की चाहत रहती है, तभी तो वो शादी के 2-3 दिन बाद ही तुम इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से चला गया, क्योंकि उसने विदेश में पहले से ही काफ़ी सारे लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाया हुआ है। मुझे पता था कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें शादी के बाद खुद ब खुद मिल जाएगी। मैं बड़े भैया और भाभी के घर नहीं रहता था, इसी घर में रहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें तंग करूं। मैं तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रहा था। तुम्हारे बराबर वाला कमरा ही मेरे पापा का है और उनके कमरे में एक छोटा सा सीक्रेट रूम भी बना हुआ है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पापा तो रात को जब अपनी मेडिसिन लेकर सोते हैं तो उनको होश ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी दवाई में नींद की दवाई मिली हुई होती है। इसलिए मैं चोरी चुपके उनके कमरे में जाकर रात को टीवी ऑन कर दिया करता था। उसका रिमोट यहाँ मेरे पास मेरे कमरे में होता था। पापा के कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। जब भी तुम कमरे में जाती ये देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब मैं एलईडी ऑफ कर देता था और हर रात इसी तरह से तुम्हें तंग करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे ये बात पता चली कि तुम तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था। ये सब कुछ मुझे तुम्हारी बहन ने बताया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। ये शादी भी तुमने सिर्फ अपने माता पिता के कहने के मुताबिक ही की है। अब जब मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चला, तो आज रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। आज पापा भी शहर से बाहर गए हुए हैं और मेरे प्लान के मुताबिक आज तुम मुझसे बात करने के लिए खुद ही आ गई। मैं खुद तुम्हारे साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो रमा। ये सारा झूठ मेरी माँ ने बोला था, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम्हारा इस्तेमाल करके वो तुम्हें छोड़ने का इरादा पहले से ही रखता था, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मैंने अपनी माँ से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा। प्रशांत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। प्रशांत ने कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुमने जितनी परेशानी झेलनी थी अब झेल ली। अब तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ यहाँ से निकल कर चलो। हम दोनों एक अलग दुनिया बसाएंगे। अब मैं और ज़्यादा अपने बीते हुए कल पर नहीं रोना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ सबने ही गलत किया था। मेरी सास, मेरे माता पिता और मेरा पति। प्रशांत से सब लोगों ने मेरे बारे में झूठ कहा था, क्योंकि हर कोई मुझे आनंद की पत्नी बनाना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं प्रशांत से शादी कर लूँगी। प्रशांत मुझे लेकर रात के टाइम पर ही ससुराल से भगा ले गया, क्योंकि वो अपने माता पिता से भी सारे ताल्लुक ख़त्म कर चुका था और वो मुझे लेकर अमेरिका आ गया। यहाँ हम दोनों ने शादी कर ली और अब हम अमेरिका में ही रह रहे हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स ही हमारी खुशियों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। क्या था अगर प्रशांत की शादी उसकी माँ मेरे साथ करवा देती। वो अपने बड़े बेटे की करतूत नहीं जानती थी और उन्हें नहीं पता था कि अपने बड़े बेटे से शादी करवाने के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी परेशानी से गुजरने वाली है। मैंने किसी की चिंता ना करते हुए प्रशांत के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया और मैं प्रशांत के साथ अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रशांत ने भी गुस्से में वही सब किया जो उसे दिखाया गया था। कभी कभी हम लोग गलतफहमी का शिकार होकर अपने ही चाहने वालों को अपने आप से दूर कर देते हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गलतफहमी के भी दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को पहले जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। नहीं तो आपकी ज़िंदगी भी शायद मेरी जैसी ही हो सकती है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।